बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पार्ट ए में जो है वो हमने देखा था कि हमारे पास इसकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की 4 जो हैं वो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमने इंक्लूड करना होता है। इसके अंदर जो है वो हम देखेंगे कि पार्ट बी के अंदर कि हमारे पास जो है वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली ब्लॉक डायग्राम के थ्रू जो है वो शो किया जाता है। ब्लॉक डायग्राम के थ्रू जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो ब्लॉक डायग्राम जो है वो एक ऐसा वे है जिसके थ्रू जो है हम सब सिस्टम डिज़ाइंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और हर बॉक्स जो होता है वो डायग्राम के अंदर एक सब सिस्टम को जो है वो ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो बॉक्स होता है वो सब सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ब्लॉक बॉक्स के अंदर जो नेक्स्ट बॉक्सेस आते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास सब सिस्टम जो है हैज इटसेल्फ बीन डिकम्पोज्ड टू सब सिस्टम्स के मतलब हम सब सिस्टम्स को भी आगे फर्दर सब सिस्टम्स के अंदर डिस्क्राइब कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया है। तो एरोज जो है उसका मतलब ये है कि या तो डाटा या फिर कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं आर पास फ्रॉम सब सिस्टम टू सब सिस्टम के मतलब एक सब सिस्टम से दूसरे सब सिस्टम में है कि इन द डायरेक्शन ऑफ एरोज कोई डाटा हम भेज रहे हैं या कोई कंट्रोल सिग्नल्स। डाटा मतलब कि कोई ना कोई ए बी वैल्यू कोई ना कोई पास हो रही है, ठीक है। और कंट्रोल सिग्नल जैसे कोई बूलियन वैल्यू है मतलब यस नो की फॉर्म में या फिर किसी मोड को सेट करना है, ठीक है। तो इस तरह के हम कंट्रोल सिग्नल्स भी सेट मतलब सब सिस्टम्स के दरमियान जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो जब हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो एक तो बॉक्स उसके अंदर आता है जो किसी सब सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बॉक्स विद इन बॉक्स। अगर हमने बनाना है सब सिस्टम के अंदर कोई सब सिस्टम आता है तो वो बॉक्स विद इन बॉक्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरोज जो है वो डाटा या कंट्रोल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सेंड करने के लिए रिप्रेजेंटेशन जो है वो एरोज के थ्रू उसकी बयान की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है कि हमारे पास ब्लॉक डायग्राम बेसिकली हमने ये कहा है कि हमारे पास ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस को डिस्क्राइब करने की यूज़ होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास हाई लेवल पिक्चर जो है सिस्टम स्ट्रक्चर की प्रेजेंट करती है। तो इस वाली डायग्राम के अंदर जो है वो हम एक पैकिंग कंट्रोल रोबोट कंट्रोल सिस्टम की एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ये इसका बेसिकली एक आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली विजन सिस्टम का मतलब ये है कि कोई ना कोई यहाँ पे हमारे पास कैमरा लगा होगा, ठीक है। कैमरा से जो भी इनपुट हम लेके एक तो हम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे होंगे कि मतलब जो भी मतलब ये कि इसमें हमारे पास एक रोबोट है जिसने ऑब्जेक्ट्स को पिक करना है। पिक करने के बाद जो है उसने उसके स्पेसिफिक उसके कलर के लिहाज से साइज के लिहाज से जो है पैकिंग उसकी सिलेक्ट कर लेनी है। तो अब डेफिनेटली यहाँ पे कैमरा होगा, कैमरे ने वो कलर या फिर इसका साइज आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। और साथ में वो जो है ग्रिपर कंट्रोलर या आर्म कंट्रोलर जो बोर्ड जो है उसने उस चीज़ को भी पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि उसने चीज़ को पकड़ना है, उसका फिर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई होना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई होने के बाद जो है उसके ऊपर ज़ाहिर है पैकिंग सिस्टम जो है वो सिलेक्ट होना है। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये हमारे पास एक मतलब एक बाउंड्री है जिसके अंदर पैकेज सिलेक्शन सिस्टम है कि मतलब पैकेजिंग पहले सिलेक्ट होगी फिर उसके बाद जो है वो पैकिंग होके आगे कन्वेयर बेल्ट्स पे चली जाएगी। और वो पहुंचाएगा कैसे कौन कि हमारे पास जो रोबोट का ग्रिपर कंट्रोलर है या आर्म कंट्रोलर है कि रोबोट अपने आर्म के थ्रू जो है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई होने के बाद उसके ऊपर पैकिंग चढ़ाएगा और उसको आगे कन्वेयर बेल्ट्स की तरफ भेज देगा। अच्छा, बहुत सारे स्टाइल्स हैं लेकिन हमारे पास जो है वो 3 हमारे पास लेयर्ड आर्किटेक्चर है, डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। डाटा सेंटर को हम रिपोजिटरी भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको एक इसी लेक्चर के एंड पे एक लिंक दिया है जिसमें के अंदर जो है बहुत सारे 10 स्टाइल जो है उनको डिस्कस किए हैं जो कि आपके असाइनमेंट के अंदर भी कवर्ड है, ठीक है। तो उसमें से मतलब बाकी भी हैं लेकिन क्योंकि कॉमनली ये यूज़ होते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर, डाटा सेंटर या क्लाइंट सर्वर है तो हम इनको स्टडी करेंगे। अच्छा, लेयर्ड आर्किटेक्चर जो फर्स्ट वन है वो क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेस अ सिस्टम इनटू अ सेट ऑफ लेयर्स। मतलब ये देखें ना, एक लेयर ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, तो पूरे सिस्टम को जो है वो लेयर्स की फॉर्म में उनकी ड्यूटीज डिवाइड कर देता है कि हर एक लेयर जो है यहाँ पे उनमें से
स्पेसिफिक ड्यूटी को वो मतलब ये कह लें कि कवर करेगी, उसको फुलफिल करेगी। तो हमारे पास क्या है कि ईच ऑफ विच प्रोवाइड अ सेट ऑफ सर्विसेज टू द लेयर अबव एंड सर्विंग एज अ क्लाइंट टू द लेयर बिलो। तो इसमें से हर एक जो लेयर है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड लेयर को देखते हैं तो ये ऊपर, उससे ऊपर वाली जो लेयर है उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और इसकी नीचे वाली लेयर के लिए जो है वो एज अ क्लाइंट एक्ट करेगी। इनर लेयर जो है वो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसे आगे जैसे डायग्राम में हम देख भी लेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास जो इनर लेयर्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, क्लोजर टू मशीन हार्डवेयर कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये है कि इसे मशीन से डाटा लेना है, ठीक है, देन द आउटर लेयर जो होती है वो बेसिकली हमारे पास यूजर के करीब होती है, ठीक है। और नेक्स्ट ये है कि ईच लेयर आइसोलेट्स द आउटर लेयर फ्रॉम इनर लेयर कॉम्प्लेक्सिटीज। अच्छा, अब इसमें क्या है कि एक बात तो हमने ये की कि इनर लेयर जो है वो क्लोजर टू हार्डवेयर है, मशीन है, ठीक है, और जो आउटर लेयर है वो डेफिनेटली क्लोजर टू यूजर होगी। और सेकेंडली क्योंकि हमने ये कहा है कि हर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड है। फिर उसके बाद क्या है कि हमारे पास हर लेयर की जो हमारे पास ये कहना है कि जो ये आउटर लेयर है वो हमारे पास जो अंदर वाली लेयर है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी से जो है वो उनको आइसोलेट्स कर देता है। सेकेंडली ये लेयर्ड आर्किटेक्चर जो है ये हमारे पास इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट के बारे में हमने स्टार्ट लेक्चर्स में देखा था कि हम एक इंक्रीमेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास आया है उसको हमने डेवलप किया है और डेवलप करके हमने यूजर के जो हमारा स्टेक होल्डर है उसके हवाले हम कर सकते हैं। तो फिर वर्जन 1 वर्जन 2 जिस तरह से हमने मॉडल्स पढ़े थे तो उसमें से जो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है उसमें यही होता है कि एक इंक्रीमेंट दे दिया, दूसरा वर्जन दे दिया, फिर तीसरा वर्जन दे दिया। तो लेयर्ड आर्किटेक्चर जो है वो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो आउटर लेयर है वो सिर्फ जो कि इनर लेयर ने हमारे पास इंटरफेस प्रोवाइड किया है सिर्फ वो जानने की जरूरत है। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल आउटर लेयर ये है और इनर लेयर ने ये दरमियान वाली लेयर ने अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो आउटर लेयर के पास सिर्फ वही है और वही उसको जरूरत है कि उसके पास इन्फॉर्मेशन हो। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इफ देयर आर एनी चेंजेस इन द एयर लेयर द आउटर लेयर इज नॉट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज द इंटरफेस डज नॉट चेंज। अच्छा, जैसे कि बात हुई है कि हमारे पास जो आउटर लेयर है उसके पास इनर लेयर सिर्फ इंटरफेस है, ठीक है। अब इंटरफेस अगर इसका चेंज होता है तो इसको पता होगा, ठीक है। अगर इंटरफेस में कोई चेंज आएगा तो आउटर लेयर को पता चलेगा। इनर लेयर के अंदर क्या चेंज हो रहा है उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर द लेयर आर्किटेक्चर पैटर्न इज अनदर वे ऑफ अचीविंग सेपरेशन एंड इंडिपेंडेंस, जो कि हमने पहले बात की थी कि हमारे पास आर्किटेक्चर डिजाइन का जो रूल है वो ये होना चाहिए कि हम जो है इन मॉड्यूल्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये लेयर्स मॉड्यूल्स हैं तो हम इनको ये कहते हैं कि इनके दरमियान जो है वो हमारे पास इंटर मॉड्यूल कम्युनिकेशन को जो है वो हमने मिनिमाइज करना है। तो इस तरीके से ये इनकी सेपरेशन भी हो जाएगी अगर हम इन्हें लेयर्स में बनाते हैं, और प्लस इनकी इंडिपेंडेंस भी होगा कि हर लेयर जो है वो अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है। तो हमारे पास ये कहना है कि लेयर्ड आर्किटेक्चर जो है वो हमारे पास सेपरेशन और इंडिपेंडेंस को अचीव करने का भी एक तरीका है। अच्छा, अब अगर हमने इंटरेक्शन करना है बिटवीन लेयर्स के, एक लेयर ने दूसरी लेयर से बात करनी है, एक मॉड्यूल लेयर कह लें, मॉड्यूल कह लें कि उसने दूसरे से बात करनी है, तो वो किस तरीके से होगा? वो होता है हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये देखें कि हमारे पास जब भी हमने कम्युनिकेशन अचीव करनी है अमंग लेयर तो वो हमारे पास किससे होगी? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के थ्रू, ठीक है। अब नॉर्मली जो लेयर्स हैं आर कंस्ट्रेंड सो एलिमेंट्स ओनली सी, क्या है कि वो किस तरीके से हमारे पास जो लेयर्स बनी हुई है वो इस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है, ठीक है, तो ये दूसरी लेयर है, तो हमारे पास ये कहना है कि हमारे पास अगर ये एक एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, तो ये अपनी लेयर के एलिमेंट्स जो हैं वो उनको देख सकती है कि इस सेम लेयर के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। ये वाला एलिमेंट जो है वो इस एलिमेंट, मतलब ये इस लेयर के एलिमेंट्स सिर्फ एक दूसरे को देख सकते हैं, इस लेयर के एलिमेंट्स इस तरीके से एक दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि नेक्स्ट इसमें ये है कि ये वाली लेयर जो है वो इसके एलिमेंट्स नहीं देख सकती, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देते हैं क्रॉस कि ये वाली कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है, मतलब लो लेयर जो है वो अपर के एलिमेंट्स नहीं देख सकती, जबकि अपर जो है वो मतलब लोअर लेयर के एलिमेंट्स को देख सकती है, ठीक है।
क्योंकि उसने उसको एक्सेस करना होता है, उनसे इंटरेक्शन करना होता है। जो प्रोटोकॉल्स हैं कम्युनिकेशन, वो किस फॉर्म में होंगे कि हमारे पास जो है हायर लेयर ने, क्योंकि लोअर लेयर से कोई ना कोई सर्विस उसको चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट की फॉर्म में उसको एक रिक्वेस्ट करेगा हायर लेयर, लोअर लेयर के मुझे कोई ना कोई ये सर्विस चाहिए, और जब लोअर लेयर ने हायर लेयर को आंसर करना होगा वो कॉल बैक की फॉर्म में होगा, ठीक है। और जो इनकमिंग डेटा है, इवेंट नोटिफिकेशन है फ्रॉम हायर टू लोअर, लो टू हाई, ठीक है, कि अब जाहिर है हाई ने अगर रिक्वेस्ट की है तो लो उसको जो है वो आंसर करेगी, ठीक है। तो जो भी इनकमिंग डेटा होगा, इवेंट नोटिफिकेशन होगी, तो वो हमेशा लो से हाई की तरफ आएगी। अब जैसे इसके अंदर इस जो स्लाइड नंबर 13 है, इसके अंदर क्या है कि हमारे पास 3 लेयर्स बनी हुई हैं कि यूजर इंटरफेस लेयर है, बिजनेस लेयर है और डाटा लेयर है। यूजर इंटरफेस लेयर जो है वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे पास यूजर जो है वो कौन सा डाटा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी यूजर के थ्रू, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन मतलब उसकी जो भी कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है, उस चीज को हैंडल करेगा और इंफॉर्मेशन को जो है वो डिस्प्ले करेगा। मतलब ये देखिए ना, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन और हैंडलिंग इंटरेक्शन, ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूआई लेयर। अच्छा, बिजनेस लेयर जो है वो इज रिस्पॉन्सिबल विद परफॉर्मिंग एक्चुअल सिस्टम फंक्शन। इसके अंदर बेसिकली हम सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है, इसमें रूल्स, कंस्ट्रेंट्स जो भी है, कैलकुलेशंस हैं, वो सारी बिजनेस लेयर के अंदर हो। डाटा लेयर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीवल, इसके साथ यूजली जो है वो हमारे पास डेटाबेस जो है वो अटैच होता है, ठीक है, जो हमारे पास इसमें मतलब ये है ना लेयर डीबी डाटा लेयर, इसके साथ हमारे पास डेटाबेस होता है या फिर कोई स्टोरी जो है, तो ये बेसिकली बिजनेस लेयर जो है वो इसको रिक्वेस्ट करती है और ये जो है उसको रिस्पॉन्स की फॉर्म में वो प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। अब इसमें प्रेजेंटेशन टीयर क्या कहता है कि द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द एप्लीकेशन इज द यूजर इंटरफेस, ठीक है, और द मेन फंक्शन ऑफ द इंटरफेस इज टू ट्रांसलेट टास्क एंड द रिजल्ट थ्रू समथिंग द यूजर कैन अंडरस्टैंड। अब अगर इसमें देखें तो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन टीयर है, इसमें 2 तरह के आपको नजर आ सकते हैं, ये ब्लैक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास यूजर जो है वो कोई ना कोई क्यूरी करेगा प्रेजेंटेशन टीयर से, तो इसमें क्या है, उसने क्या करना है कि एक तो फॉर एग्जांपल यूजर ने कहा कि गेट सेल्स टोटल, ठीक है ना, तो वो क्या है कि इस टास्क को जो है उसने ट्रांसलेट करना है और जो भी रिजल्ट आएगा लोअर लेयर से उसको ट्रांसलेट करके यूजर की लैंग्वेज के अंदर इस तरह से उसको ट्रांसलेट करना है कि यूजर उसको समझ सके कि यहाँ पे उसने उसको इस तरह से ट्रांसलेट करना है, यूजर ने जो दी इनपुट, ठीक है, यहाँ से यूजर उसको इनपुट दे रहा है और यहाँ से जो है वो यूजर जो है आउटपुट उसकी गेट कर रहा है कि क्या उसने प्रोसेसिंग के बाद जो है उसको प्रोसेस करके दिया है। तो बेसिकली ये रेड जो एरोज हैं वो सारे इस डाटा के फ्लो को शो कर रहे हैं कि यहाँ से कोई ना कोई क्यूरी आएगी प्रेजेंटेशन टीयर के थ्रू, ठीक है, और लॉजिक टीयर जो है ये वाला ये रिस्पॉन्सिबल है कि जो कमांड्स हैं वो प्रोसेस कैसे करनी है, ठीक है, लॉजिकल डिसीजंस कैसे लेनी है, इवैल्यूएशंस कैसे करनी है और कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करनी है। कि इसने तो कह दिया कि गेट सेल्स टोटल, अब इसने उस चीज को देखना है कि मैंने किस किस तरीके से ये वाला जो है टास्क क्यूरी परफॉर्म करके इसको रिजल्ट बैक देना है। तो इसमें क्या है कि गेट लिस्ट ऑफ ऑल सेल्स मेड लास्ट ईयर, ठीक है, कि जो तमाम लास्ट ईयर में सेल्स बनाई हुई थी उनका डाटा जो है वो मतलब लेना है, इसने डिसीजन लिया है, मतलब इसने देखा है कि मुझे ये चाहिए, तो इसने इस चीज की क्यूरी जो है वो लोअर लेयर के साथ भेज दी, ठीक है, और साथ में जैसे ही लोअर लेयर के साथ डाटा आएगा वो डेफिनेटली क्योंकि उसे सारी एड अप करना है, तो फिर यहाँ पे ऐड ऑल टुगेदर सेल्स ऑल टुगेदर और अपर लेयर को भेज भी देगा, मतलब यहाँ से अपर लेयर से इनपुट लेके डिसीजन देके अगली क्यूरी भी भेज रहा है और फिर उसके बाद जो डाटा आएगा उसको जो है प्रोसेस करके इवैल्यूएशन कंप्यूटेशन परफॉर्म करके ऊपर लेयर को भी भेजना भी लॉजिक टीयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इट ऑल्सो मूव्स एंड प्रोसेसिंग डाटा बिटवीन द 2 सराउंडिंग लेयर्स, के यहाँ से ये डाटा ले रहा है उसको प्रोसेस करके आगे यहाँ से उसको डिसीजन भेज रहा है, फिर यहाँ से जो डाटा आ रहा है उसकी कैलकुलेशन इवैल्यूएशन जो भी परफॉर्म करना है वो करके आगे ऊपर वाली सराउंडिंग लेयर को भेज भी रहा है। डाटा टीयर क्या है कि यहाँ पे इसमें डाटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव फ्रॉम अ डेटाबेस और फाइल सिस्टम, द इंफॉर्मेशन इज देन प्रोसेस पास्ड बैक टू द लॉजिक टीयर फॉर प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे देखें कि इस जब लॉजिक टीयर ने यहाँ पे क्यूरी की है तो डेटाबेस जो डाटा लेयर है वो यहाँ पे फाइल स्टोरेज से डाटा लेगा, ठीक है,
और वहाँ पे वो क्यूरी करेगा अपने स्टोरेज से, ठीक है, और देन इवेंचुअली ये जो है वो इसको अपर लेयर को जो सेंड कर देगा डाटा। अब अपर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ से इसने सेल्स 1 2 3 4 जितनी भी थी वो सारी उसको भेजनी है डेटाबेस अपर लेयर को, लॉजिक उनको एड अप करके और ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर को भेज देना है, ठीक है। ये तो था तमाम के हमारे पास लेयर्ड आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। अब इसके फायदे देख लेते हैं कि सबसे पहले बात है जैसे कि हमने पहले भी बात की कि इसका पहला फायदा है कि इंडिपेंडेंस, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयड, कि एक लेयर कहाँ पे मतलब डेटाबेस कहीं पे हो सकता है, ठीक है, मेंटेन्ड एंड अपडेटेड ऑन डिफरेंट टाइम स्केड्यूल्स, ठीक है ना। तो हर तरीके से मतलब ये कि एक टीयर कहाँ पड़ा हो सकता है, प्रेजेंटेशन टीयर है वो कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा टीयर है लॉजिक टीयर वो कहाँ पड़ा हुआ है, तीसरा टीयर जो है वो डेटाबेस वो कहीं पे पड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंस है, तो इस वजह से जो है वो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इसके अंदर टीम मेंबर्स कि वो पैरेलल में जो है एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट पार्ट्स जो हैं और मिनिमल डिपेंडेंसीज के साथ वो काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंस है। हर एक मॉड्यूल जो है वो हर टीयर जो है वो बहुत फाइनली जो है वो ये कहना है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल के तौर पे काम कर रहा होता है। तो टेस्टिंग द कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर के हम डेफिनेटली अगर हम टीम मेंबर जो है वो पैरेलल में काम कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, तो उनको टेस्ट भी किए जा सकते हैं कंपोनेंट्स को। ये मोर सिक्योर है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि अगर हमें जब सिक्योरिटी चाहिए होती है तो हम अपना डाटा जो है वो इंटरनल लेयर्स के अंदर पुट कर देते हैं। तो ईच लेयर में हाइड प्राइवेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर लेयर्स, ठीक है ना। तो उसकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो हर लेयर अपने अंदर सिक्योर कर सकती है, ठीक है। तो इसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है। रीयूजेबिलिटी इस तरह से है कि हमारे पास हर लेयर जो है बीइंग कोहेसिव एंड इज कपल्ड ओनली टू लोअर लेयर्स, मेक इट इजियर फॉर रीयूज बाय अदर्स एंड इजियर टू बी रिप्लेस्ड और इंटरचेंज। तो इसमें क्या है कि हमारे पास कोहेसिव और कपलिंग की दो एक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे पास डिज़ाइन आर्किटेक्चर जो है वो कह लें कि उसके अंदर ज़रूरी होता है कि एक तो जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंसी कम करनी होती है और आपस में जो है कपलिंग को कम करना होता है। तो ये है कि हमारे पास उनकी कपलिंग सिर्फ लोअर लेयर्स तक है, ठीक है। इस वजह से जो है वो हमारे पास दूसरों को मतलब इसको रीयूज करना इजी हो जाता है, मतलब रिप्लेस करना इजी हो जाता है। तो इस वजह से ये भी इसका बहुत बड़ा फायदा है। तो अब इसके फायदे देखें तो इंडिपेंडेंस है, वो सिक्योर है और जो है वो रीयूजेबिलिटी है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि परफॉर्मेंस इसकी डिग्रेड होती है इफ वी हैव टू मेनी लेयर्स, कि हमारे पास सबसे पहले तो ये डिसाइड करना ही बहुत मुश्किल होता है कि हमें सिस्टम को कितने लेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइड करना है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लेयर्स हो जाएंगी तो वो उसका भी एक्स्ट्रा ओवरहेड हो जाएगा कि पासिंग थ्रू लेयर्स एंड आल्सो चेंजेस विल पास स्लोली टू हायर लेयर्स, कि बहुत ज़्यादा लेयर्स भी नहीं होनी चाहिए कि, और अगर बहुत ज़्यादा लेयर हो जाएंगी तो उससे क्या होगा कि समटाइम्स डिफिकल्ट टू क्लीनली असाइन फंक्शनैलिटी टू द राइट लेयर, कि अगर बहुत ज़्यादा लेयर्स हो जाएंगी तो डेफिनेटली उनकी वर्किंग के दरमियान जो है वो कुछ ना कुछ कहने की मर्जिंग आ जाएगी टास्क की, ठीक है। जब मर्जिंग आ जाएगी तो उसकी वजह से हमारे पास ये डिसाइड करना डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा कि हमारे पास ये भी फंक्शनैलिटी है, या हमने प्रेजेंटेशन टीयर को देनी है, डाटा टीयर को देनी है, या फिर लॉजिक टीयर को देनी है, ठीक है। इसका यूजेज क्या है कि ये जनरल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है, ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशंस में यूज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है डाटा सेंटर और रिपोजिटरी आर्किटेक्चर। तो ये क्या है कि सब सिस्टम नीड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो इसके अंदर जो हमारे पास सब सिस्टम्स होते हैं वो डेटा को एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को, और ये किस तरीके से किया जा सकता है, दो तरीके से। कि एक तो हमारे पास ये है कि सेंट्रल डेटाबेस के अंदर रिपोजिटरी के अंदर जो है हमारे पास शेयर डाटा उसके अंदर सेव किया जाए, ताकि तमाम सब सिस्टम जो हैं वो उसे सेंट्रल डेटाबेस से या रिपोजिटरी से एक्सेस कर सकें। या फिर ये है कि क्योंकि हर सब सिस्टम जो है वो अपना डेटाबेस में मेंटेन कर सकता है और अपना डेटा जो है वो दूसरों अदर सब सिस्टम्स को भी पास किया जा सकता है। तो एक इसका ये तरीका है कि एक तो सेंट्रल डेटाबेस के अंदर डाटा रख दिया जाए ताकि तमाम सब सिस्टम एक्सेस कर सके, और क्योंकि हर सिस्टम अपना डेटाबेस में मेंटेन कर सकता है और दूसरे सब सिस्टम्स को भी पास किया जा सकता है। तो जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है जो ये शेयर करने की ज़रूरत होती है, तब हम जो है ये रिपोजिटरी मॉडल जो है ऑफ शेयरिंग इज कॉमनली यूज्ड,
ठीक है ना। रिपोजिटरी जैसे नाम ही पता है, डाटा सेंटर या रिपोजिटरी का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हमें चाहिए, जो कि मल्टीपल एप्लीकेशन जो हैं यहाँ पे क्लाइंट सॉफ्टवेयर ये ना कि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो इस सेंट्रल डाटा को एक ही जगह से एक्सेस करना चाहती हैं। दूसरी जैसे IDE की हमारे पास एग्जांपल है, तो यहाँ पे इसकी प्रोजेक्ट रिपोजिटरी है जिसके अंदर UML एडिटर, कोड जनरेटर, जावा एडिटर, पाइथन एडिटर, रिपोर्ट जनरेटर, डिजाइन एनालाइजर, डिजाइन ट्रांसलेटर, तो इसमें से एक ही प्रोजेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो ये सारी एप्लीकेशन जो है उसका एक्सेस करना चाहती हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे हमारे पास रिपोजिटरी आर्किटेक्चर या डेटा सेंटर जो है वो यूज हो सकती है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि एक ये मतलब एफिशिएंट वे टू शेयर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा है, ठीक है ना, कि आप एक शेयर डेटा जो है वो एक जगह पे रखते हैं और बाकी सबको अलाउ कर दें कि वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। सब सिस्टम्स जो हैं वो हमारे पास नीड नॉट बी कंसर्न विद हाउ डेटा। अच्छा, ये बात जो है कि हमारे पास जो सब सिस्टम्स हैं उनको ये ज़रूरत ही नहीं है कि वो ये जाने कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कैसे हो रही है, बैकअप कैसे है, सिक्योरिटी कैसे है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट जो है उसके जिम्मे है, ठीक है ना, कि डाटा कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब सब सिस्टम को इसके बारे में वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है कि डाटा की सिक्योरिटी कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रही है या बैकअप कैसे होना है, अवेलेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करनी है। तो ये जो है वो सेंट्रलाइज्ड या डाटा सेंटर जो शेयर डाटा पड़ा हुआ है जहाँ पे, ये उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये इसका एक फ़ायदा है, ठीक है ना, कि सब सिस्टम जो हैं वो मतलब उनको कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो इस चीज़ के बारे में परेशान हो। अच्छा, इसकी डिसएडवांटेजेस अगर हम बात करें तो क्योंकि हमारे पास जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा है कि ये वाला ही एक सोर्स है जहाँ पे प्रोजेक्ट मतलब डाटा पड़ा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल ये ही खराब हो जाता है, इसके अंदर ही कोई एरर आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक सिंगल सोर्स है, सिंगल पॉइंट है, जो कि बाकी सारी चीज़ों जो इस पर डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। तो जब इसके अंदर एरर आएगा प्रोजेक्ट रिपोजिटरी के अंदर, तो बाकी सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। तो ये क्या है कि रिपोजिटरी इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, सो प्रॉब्लम्स इन द रिपोजिटरी अफेक्ट द होल सिस्टम। कि अगर रिपोजिटरी खराब होगी तो डेफिनेटली वो सारा होल सिस्टम खराब होगा। अब थर्ड वन क्या है कि हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर बहुत फेमस मॉडल है क्योंकि ये सारे बेसिक हैं, तो इस वजह से जो है इसके अंदर हर एक मॉडल के अंदर लेयर्ड की अपनी इम्पोर्टेंस है। जो है ये रिपोजिटरी डाटा सेंटर, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, क्लाइंट सर्वर की अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है, दैट शोज हाउ डाटा एंड प्रोसेसिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ रेंज ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है ना, कि उसकी जो प्रोसेसिंग है डाटा की, ठीक है ना, वो हमारे पास मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जो डाटा की प्रोसेसिंग है, ठीक है। अच्छा, द फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सर्विसेज, के वो किस तरीके से किया जाता है कि हम लोग इसको सर्विसेज के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं और हर सर्विस जो है वो एक सेपरेट सर्वर से ली जाती है, ठीक है ना, कि हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं। सर्विसेज जो है वो हर सर्वर जो है कोई ना कोई एक सर्वर जो है सर्विस को प्रोवाइड कर रहा होता है, और क्लाइंट जो है वो यूजर होते हैं इन सर्विसेज के और एक्सेस सर्वर्स टू मेक यूज ऑफ देम। कि क्लाइंट्स वो एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं कि उन सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, और सर्विसेज जो हैं वो डेफिनेटली सर्वर्स के पास होती हैं, तो वो सर्वर को एक्सेस करते हैं ताकि उनको यूज कर सकें। अच्छा, इस मॉडल के अंदर द एप्लीकेशन इज मॉडल्ड एज अ सेट ऑफ सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय सर्वर्स, ठीक है, कि हमारे पास जो है एक मतलब एक सेट ऑफ सर्विसेज बना दिया जाता है जो कि हर सर्विस के अगेंस्ट जो है वो एक सर्वर होता है, ठीक है। और सेट ऑफ सर्विसेज के थ्रू हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम को हम मॉडल कर रहे हैं, और फिर एक सेट ऑफ क्लाइंट्स होता है, ठीक है, और जो इन सर्विसेज को यूज कर रहा होता है, कि मतलब एक क्लाइंट का सेट है और एक सर्विसेज का सेट है। क्लाइंट जो है वो सर्विसेज को यूज करेगा, ठीक है, और सर्विसेज जो है वो सर्वर के थ्रू जो है वो प्रोवाइड हो रही होगी। System is organized as a set of servers which provides passive services such as printing, data management, etc. and a set of clients which call on these services. कि सिस्टम के अंदर जो सर्विसेज हैं डाटा मैनेजमेंट, प्रिंटिंग वगैरह इस तरह की हो सकती हैं, और सेट क्लाइंट है वो या तो प्रिंटिंग कॉल कर लें या और फिर डाटा मैनेजमेंट भी कॉल कर लें, ठीक है। दीज क्लाइंट्स एंड सर्वर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क which allows clients to access servers. तो इसमें क्या है कि हमारे पास क्लाइंट्स और सर्वर जो हैं वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, कि जो क्लाइंट्स को अलाउ करता है कि वो सर्वर्स को एक्सेस कर सकें। क्लाइंट्स नो द सर्वर्स बट द सर्वर्स डोंट नीड टू नो ऑल द क्लाइंट्स। अब देखिए ना,
हमारे पास हजारों थाउजेंड्स किस्म के जो क्लाइंट्स हैं वो गूगल को एक्सेस कर रहे होते हैं कि हमारी ये क्यूरी है, हमारी वो क्यूरी है, हमारी फलां क्यूरी है। तो अब बिलियंस जो हैं, बिलियंस ऑफ यूजर्स और उनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। एक बंदा 10 क्यूरी इधर टाइम कर रहा होता है, तो वो क्लाइंट्स जो है वो उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो हर सर्वर के लिए जरूरी नहीं है कि कौन से क्लाइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अब क्लाइंट्स ने क्योंकि सर्वर सर्विसेज उसे चाहिए, तो इस वजह से उसको सर्वर का होना जरूरी पता है कि हमने जैसे क्वेरी है तो हमें पता होगा कि हमने इस टाइम गूगल खोलना है, ठीक है। हमें डाटा चाहिए तो हमें जाहिर सी डाटाबेस है, तो हमें मतलब जो है वो सर्वर्स का आइडिया है, लेकिन सर्वर को हमारा आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक ये हमारे पास एक बेसिक सा आर्किटेक्चर है कि ये हमारे पास सेट ऑफ क्लाइंट्स हैं। इट कैन बी लाइक मतलब ये कह रहे हैं कि 10,000 मतलब ये कह रहे हैं, ठीक है ना, कितने भी थाउजेंड हो सकते हैं। तो ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है और यहाँ पे जो है सर्वर है, क्यों सर्वर और क्लाइंट्स जो सारे हैं ना वो सारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट सर्वर भी हो सकते हैं। तो जैसे ही कोई आएगा तो इंटरनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉरवर्ड दैट रिक्वेस्ट टू स्पेसिफिक सर्वर। एक प्रिंटर सर्वर की तरफ है, एक फाइल मैनेजमेंट की सर्विस है, तो वो उसके सर्वर की तरफ वो उसको राउट कर देगा। अब इसमें भी ये दिखाया गया है कि हमारे पास सर्वर, इसमें 4 सर्वर्स हैं, S1 S2 S3 S4 और हमारे पास 7 क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास C1 जैसे है, क्लाइंट 1 जो है वो हमारे पास S1 और S2 दोनों को मतलब उसको हो सकता है कि प्रिंटिंग और क्या लें कि जो है क्या कहते हैं फाइल मैनेजमेंट दोनों की जरूरत पड़ रही हो, ठीक है ना। तो वो दोनों की मतलब कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव सर्वर टाइप्स जो हैं, इंक्लाइंट सर्वर सिस्टम्स कौन कौन से हैं? 3 हैं, ठीक है। एक तो डेटाबेस सर्वर होगा, एक ट्रांजैक्शन सर्वर है और एक ग्रुप पर सर्वर है। डेटाबेस सर्वर जो है वो हमारे पास क्या है कि क्लाइंट जो है वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल क्वेरीज के फॉर्म में डेटाबेस सर्वर को। द सर्वर जो है वो उसको प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को एंड रिटर्न द रिजल्ट टू द क्लाइंट ओवर द नेटवर्क, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें इस एग्जांपल में कि ये हमारे पास डेटाबेस सर्वर है, तो क्लाइंट जो है वो कोई भी क्वेरी इन द फॉर्म ऑफ एसक्यूएल सेंड करेगा, जो ये डेटाबेस सर्वर है वो उसको प्रोसेस करेगा और जो है इंटरनेट के थ्रू जो है इसको रिप्लाई क्लाइंट को वापस कर देगा, ठीक है, उसको प्रोसेस करने के बाद। तो ये हो गया डेटाबेस सर्वर। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन सर्वर। तो इसमें क्या है, दिस कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट सेंड्स requests that invoke remote procedures on the server side. Server executes procedures invoked and returns the result to the client. अच्छा, अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन सर्वर है, तो इसमें क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है कि जो कि कोई रिमोट प्रोसीजर को इन्वोक करेगा सर्वर साइड पे, और सर्वर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और जो प्रोसीजर्स को इन्वोक किया गया है और उस रिजल्ट्स को जो है वो क्लाइंट को पहुंचा देगा। मतलब यहाँ पे बेसिकली उसने कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है कि कुछ प्रोसीजर जो है वो मतलब क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट कोई ना कोई प्रोसीजर्स को इन्वोक करना होगा, ठीक है। तो वो सर्वर जो है उन प्रोसीजर्स को इन्वोक करेगा और रिजल्ट जो है वो क्लाइंट को लौटा देगा, मतलब कोई ना कोई प्रोसीजर्स होंगे इसमें। अच्छा, ग्रुप वेयर जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास सेट ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करता है दैट इनेबल कम्युनिकेशन अमंग क्लाइंट्स यूजिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियो। जैसे कि हमारे पास ये कह लें कि अगर स्काइप है तो उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हैं, तो वीडियो भी है। तो ये सारी चीज़ों को लेके ये कम्युनिकेशन जो है उस चीज़ को इनेबल कर रहा होता है, ठीक है। अब ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की एक फिल्म लाइब्रेरी एक एग्जांपल है। तो इसमें अगर देखें कि हमारे पास 4 क्लाइंट्स हैं और 4 ही सर्वर्स हैं, और इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट्स और सर्वर जो हैं वो सारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं। मतलब क्लाइंट्स ने क्वेरी करनी है इंटरनेट से, इंटरनेट के स्पेसिफिक राउट कर देना है वो मैसेज इन सर्वर्स की तरफ, वहाँ से वो जो है जो भी मैसेज होगा वो राउट होके जो भी आंसर आएगा वो उन क्लाइंट्स की तरफ वापस चला जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ क्लाइंट 1 ने जो है रिक्वेस्ट किया लेट से वीडियो सर्वर, ठीक है, उसको कोई ना कोई फिल्म चाहिए थी, ठीक है। तो वो डेफिनेटली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेट कि वो उसको राउट करे सही सर्वर के पास। अब क्लाइंट 1 ने जो है वो इसके पास उसको राउट कर दिया यहाँ से, और रिजल्ट यहाँ पे आएगा और इंटरनेट जो है वो क्लाइंट 1 की तरफ उसको राउट कर दे।
अगर क्लाइंट 3 फॉर एग्जांपल जो है उसको फोटो चाहिए तो वो पहले वो इंटरनेट के थ्रू क्यूरी करेगा, इंटरनेट जो है वो उसको रिजॉल्व करने के बाद रिक्वेस्ट को फोटो स्टोर की तरफ भेज देगा, फोटो स्टोर जो है फिर वो रिस्पॉन्स भेजेगा और इंटरनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा क्लाइंट 3 तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो यही एक इसकी एग्जांपल है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि हमारे पास जैसे कि यहाँ पे देखें ना 4 सर्वर्स हैं, अगर हमने यहाँ पे पांचवा एक सर्वर, लेट से हमने यहाँ पे एक पांचवा सर्वर कोई और रखना है, ठीक है, लेट से कोई ऑडियो का रख देना सिर्फ, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे ऐड करना कितना आसान है, ठीक है, कि न्यू सर्वर्स और अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग सर्विस बिकम्स इजियर। फिर ये डेफिनेटली कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन डाटा की जो हुई है, ठीक है ना, कि हर तरीके से यहाँ पे लाइब्रेरी कैटलॉग है, यहाँ पे फिल्म्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे फोटोज पड़ी हुई हैं, यहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा जो है वो इस केस में क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर में क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ईच सर्विस जो है इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर सो सस्केप्टेबल टू डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। अच्छा, डिनायल ऑफ सर्विसेज जो अटैक है DOS भी हम इसको कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, DOS, कि हमारे पास सर्विसेज जो हैं वो नहीं मिल रहे, ठीक है, या सर्वर फेलियर, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। हमने कहा ना कि हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। अगर लेट्स से कि यहाँ पे हमारा कोई एक हैकर बैठा हुआ है, उसने इस सिस्टम को जो है आने वाली सारी रिक्वेस्ट, क्योंकि इंटरनेट है तो वो रिस्पॉन्सिबल है ना कि वो इसकी तरफ राउट करेगा। अगर लेट्स से कि हर इनकमिंग एक हैकर जो है वो इसकी रिक्वेस्ट जो है वो उसको हैक कर लेता है और रिक्वेस्ट क्या भेजता है कि ये सर्वर जो है वो अवेलेबल है ही नहीं है, ये सर्विस अवेलेबल ही नहीं है, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, डिनाइल कर रहा है कि सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में जो है वो जो है हमारे पास हर सर्विस जो है वो इस चीज का सस्केप्टेबल बन सकती है कि हमारे पास डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक आ सकता है। ठीक है, फिर ये है कि परफॉर्मेंस में भी अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क। ठीक है ना, कि हमारे पास ये बेसिकली किस पर डिपेंड कर रही होती है कि इंटरनेट की स्पीड क्या है, इंटरनेट के कितना सिक्योर है, कितना वो इनके आपस में कम्युनिकेशन जो है वो मिनिमाइज होगी या नहीं होगी, तो ये बेसिकली सारा जो है वो इंटरनेट पर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, जैसे कि क्लाइंट सर्वर के अंदर बेसिकली ये ईमेल इसकी एग्जांपल है, डॉक्यूमेंट शेयरिंग एंड बैंकिंग, ठीक है ना, तो ये सारी जो हैं ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं क्लाइंट सर्वर की। ठीक है ना, कि हमारे पास जैसे कि हमने ये कहा कि डॉक्यूमेंट शेयरिंग है, तो उसमें भी आप क्या एक क्लाइंट होता है, वो कहता है कि मैंने ये मतलब अपनी जैसे कि गूगल ड्राइव की एग्जांपल ले लें, तो क्लाइंट क्या करता है कि वहाँ पे नेट पे एक लिंक रख देता है, लिंक जो है वो बाकियों को शेयर कर देता है, तो अब जिसको लिंक जाएगा, जो क्लाइंट उसको एक्सेस करना चाहेगा वो उस सर्वर की तरफ जो है उसको राउट कर देगा। ईमेल है, तो ईमेल भी हमारी सारी सर्वर्स के पास पड़ी होती है, हम चाहे मोबाइल से ओपन करें चाहे लैपटॉप से ओपन करें, या ईमेल का सर्वर है वो अलग है, जीमेल का अलग है, तो हर एक का जो है वो सर्वर्स अलग है। तो बैंकिंग का भी इस लिहाज से हर बैंक का अलग से है कि हम ATM के थ्रू जो है उसको कोई ना कोई प्रोसेस कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो जो है क्लाइंट सर्वर की आर्किटेक्चर की फॉर्म जो है इंटरनेट के थ्रू जो है वो सारी क्यूरी जो है वो हमारी प्रोसेस होके हमें रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा जी, ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय इयन सोमरविले की बुक के चैप्टर नंबर 6 में है। असाइनमेंट जो है वो 4 मैंने आपको वैसे तो MS Teams पे मैंने काफ़ी इसके बारे में डिस्कशन बता दी है कि हमारे पास सबसे पहले जो लेक्चर नंबर 21 और 22 के अंदर जो हमने डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़े 23, ठीक है, उसमें से जितने मैंने क्लास में लेक्चर में कवर कराए हैं उसके अंदर से आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो है वो सिलेक्ट करने हैं, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करना है। ठीक है, और वो जो पैटर्न उसका स्पेसिफिकली क्या कहते हैं उसको एक फॉर्मेट है, ठीक है ना, कि उसका नेम होना चाहिए, उसका प्रॉब्लम होना चाहिए क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, फिर उसका सोल्यूशन क्या आएगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो उसकी फॉर्म में आप उसकी डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आज वाले पैटर्न में से है और प्लस इसके जो ये लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है इसके अंदर से 10 और भी दिए हुए हैं, तो इसको भी खोलें, उससे पढ़ें, उसके यूजेस लिखे हुए हैं और फिर अपनी सिलेक्शन को जो है वो जस्टिफाई करके एक डायग्राम की फॉर्म में जो है आपने उसको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके बाद जो है
वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक आप इस वाले लेक्चर को सुने और इसमें जो भी क्यूरीज हैं वो इंशाल्लाह हम MS टीम्स के लेक्चर में कल कवर कर लेंगे।